रामदीन में कोई भी अच्छी बात नहीं थी। शराब और लड़कियों के शौक पाले हुए थे। वैसे वह सरकारी नौकर था, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी अच्छी आमदनी थी, पर वह हमेशा कड़की में रहता। महीने की तनख्वाह आते ही 2-4 लोग उसके सर पर सवार होकर खड़े हो जाते। ये वो लोग थे जो उधार देने का काम करते थे। उधार देने के साथ ही उधार वसूलने की भी ताकत रखते थे। रामदीन के हाथ बहुत थोड़ी सी आय बचती थी, जिससे खुद का, पत्नी का और 3 बच्चों का पालन करना संभव ही नहीं था। उधार लेने का, उसे चुकाने का अनवरत चक्र चलता रहा। रामदीन में अपमान सहने की अजीब कला विकसित हो गई, पर किसी के समझाने पर भी दुर्गुणों को त्याग कर जीवन बिताना उसे स्वीकार ना था। दुर्गुण एक नशे की ही तरह होते हैं, जिनका आदि मनुष्य उनके बिना रह नहीं पाता। मुझे तो अक्सर रामदीन की पत्नी और बच्चों पर दया आती। पता नहीं कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि उनके जीवन में रामदीन जैसा व्यक्ति पति और पिता के रूप में मिला। स्त्री की उम्र रामदीन से बहुत कम थी। गरीबी निश्चित ही अभिशाप है, पर क्या इतना बड़ा अभिशाप है कि एक निर्धन पिता ने दुगनी आयु के लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दी। बताया जाता है कि यह रामदीन की दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री जिससे उसका विवाह हुआ था, रामदीन की आदतों को बर्दाश्त न कर पाई। कुछ दिनों दोनों के मध्य अदालत में मुकदमे भी चले। आखिर वह अपना अधिकार लेकर अलग हो गई। वर्तमान स्त्री गौरी एक निर्धन परिवार की लड़की है। पता नहीं कि उसके पिता को कैसे लगा कि लड़की सुखी रहेगी, बेटी की इच्छा का भी मोल ना होगा। मैं तो गौरी की भलमन साहत मानता हूँ कि वह ऐसे नालायक आदमी को भी निभा रही है। उसकी बड़ी लड़की रिया 12 साल की हो चुकी है, फिर 10 साल का राघव और सबसे छोटा 6 साल का सुंदर। कभी गौरी ने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा था, आज उसी काम को कर बच्चों का पालन कर रही है। पिता द्वारा पूरा वेतन बर्बाद करने के बाद भी यदि बच्चे अच्छा पहनते, अच्छा खाते हैं तो इसका पूरा श्रेय गौरी को ही जाता है। इसे पुरुष की नीचता ही कहेंगे। वह खुद तो बच्चों का पालन नहीं कर पा रहा था, पर स्त्री पर संदेह करने में कम नहीं पड़ता है। अनेकों बार काम से वापस आने में देर हो जाती थी। शादी विवाह के सीजन में तो ब्यूटी पार्लर देर रात तक खुलते थे। ब्यूटी पार्लर की संचालिका उसे दुल्हनों को तैयार करने उनके घरों पर भी भेजती थी। नौकरी करनी है तो जरूरत पर देर तक काम करना ही होता है, और यदि गौरी काम ना करे तो बच्चों को क्या खिलाएगी? स्त्री माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा सकती है। लगता है कि रामदीन की नज़र में इन बातों का कोई मोल नहीं था, तभी तो अक्सर उसके घर से लड़ाई की आवाज़ें आती रहती। अनेकों बार तो पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। सभी की सहानुभूति गौरी की तरफ ही थी। बेचारी स्त्री इतनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन कर रही है। आदमी की नीचता देखे, खुद तो ऐसो आराम की जिंदगी जीता है, अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा है, पर स्त्री पर हुकूमत पूरी चला रहा है। समय का फेर कहें या बच्चों के लिए माँ का फर्ज, एक दिन गौरी ने अपनी नारी शक्ति का परिचय दे ही दिया। उसके एक ही फोन पर पुलिस रामदीन को पकड़ ली गई। पूरी रात लॉकअप में रहने पर रामदीन की अक्ल कुछ ठिकाने आई। हालांकि दूसरे दिन गौरी ही उसे छुड़ाकर घर ले आई। स्त्रियां जितना सहन करना जानती है, उतना ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी जानती है। खुद के लिए भले ही वे ऐसा ना करे, पर संतान के लिए तो ऐसा जरूर कर सकती है। हालांकि उस दिन के बाद भी अक्सर पति पत्नी में विवाद होते रहे, पर फिर कभी रामदीन की तेज आवाज़ घर से बाहर नहीं निकली। लगता है कि शायद गौरी के जीवन में अभी और कष्ट लिखे थे, या उसके कष्टों से छुटकारे का समय आ गया था। एक दिन रामदीन ऑफिस से वापस नहीं आया। वैसे तो गौरी और रामदीन के रिश्ते में कड़वाहट ही अधिक थी, पर फिर भी गौरी को उसकी फिक्र हुई। रामदीन के साथ काम करने वालों के घर वह गई। आज तो रामदीन ऑफिस भी नहीं गया था। फिर रामदीन था कहाँ? अग्नि के 7 फेरे लेने मात्र से ही स्त्री जिसे अपना पति मान लेती है, उसके सुख और दुख की चिंता से खुद को बचा नहीं पाती। गौरी ऐसे आदमी की भी चिंता कर रही थी जिसने उसे कभी सुख दिया ही नहीं। गौरी अपने ऐसे पति को तलाश कर रही थी जिसने ना तो कभी उसके पति का धर्म निभाया और ना ही कभी अपने बच्चों के पिता का धर्म। दूसरे दिन सुबह तक
रामदीन की गुमशुदगी की खबर ऑफिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हो गई थी। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी तरफ से तहकीकात की। रामदीन का इतिहास तो वैसे भी जग जाहिर था। मुख्य तो यही लग रहा था कि रामदीन कर्जदाताओं से तंग होकर कहीं भाग गया है। रामदीन का बैंक खाता एकदम खाली था। इसके अलावा रामदीन अपने भविष्य निधि खाते से भी समय समय पर बड़ी धनराशि निकालता रहता था। पुलिस ने रामदीन को तलाशने के प्रयास किए, पर गौरी के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। ना जाने कितने दिनों वह अखबार में इश्तिहार निकलवाती रही। कुछ टीवी चैनलों पर भी रामदीन की गुमशुदगी की खबर प्रचारित की गई, पर रामदीन को मिलना ही नहीं था तो नहीं मिला। दिन, महीने और साल निकल गए। यदि गौरी के पास अपना हुनर ना होता तो शायद आज बच्चों को लेकर कहीं भीख मांग रही होती। समय निकलता जा रहा था। लोग रामदीन को लगभग भूल ही गए। फिर भी लगता है कि गौरी अभी भी उसे तलाश रही है। आज भी कभी कभी अखबारों में निकलते विज्ञापन गौरी के प्रयत्नों की गवाही दे रही थी। बच्चों की परवरिश के लिए पिता और माता दोनों ही आवश्यक होती है। जहाँ माता हृदय का प्रतीक है, वहीं पिता छत्र का। माता बच्चों के मन में जीवन के राग जगाती है तो पिता बच्चों को सुरक्षा देता है। पर कई बार किसी एक को ही दोनों जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अनेकों बार पुरुष कमजोर पड़ जाता है, पर स्त्रियां ज़्यादातर कमजोर नहीं पड़ती। गौरी एक मजबूत स्त्री निकली। अपने बच्चों की खातिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। रामदीन के विभाग से उसको बहुत कम धनराशि मिले थे। फिर जो भी देनदारी थी वह भी नियमों के चलते संभव नहीं थी। केवल कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ही उसके परिवारजनों को उसके मद का भुगतान किया जा सकता है। फिर रामदीन ना तो मृतक की गिनती में था और ना ही जीवित की। रामदीन का बैंक खाता भी खाली ही था। पर जिस तरह गौरी अभी तक अपने बच्चों का पालन करती आई, उसी तरह पालन करती रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब गौरी निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम थी, तो आमदनी के ना होने पर भी घर के हालात सुधरने लगे। तीनों बच्चे भी ज़्यादातर खुशी नजर आते, पर जब वे अकेले होते तो घर के पीछे वाली खाली जगह में इकट्ठा होकर आंसू बहा जाते। रामदीन चाहे जैसा भी हो, पर बच्चों का पिता तो था। लगता है कि बच्चे उससे विशेष प्रेम करते थे। काश रामदीन ने बच्चों के प्रेम को समझा होता तो खुद को अवगुणों से बचाता, बच्चों को छोड़कर इस तरह ना भागता। 4 साल गुजर गए थे। रिया अब किशोरी अवस्था की दहलीज पर खड़ी है। सुंदर आज 10 वर्ष का है। आज गौरी को भी लगता है कि बच्चों के लिए पिता की कुछ तो अहमियत है। वह खुद तो किसी भी तरह जीवन काट सकती है, पर बच्चों को पिता रूपी छत्र छाया प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि इस निर्णय तक गौरी आसानी से नहीं पहुंची। उसके शुभचिंतकों ने भी उसे राजी किया कि वह दोबारा से अपना जीवन शुरू करे। आज भी हमारे देश में अनेकों जवान कन्याएं वैधव्य का दंड भुगत रही हैं। वहीं समाज की ऐसी सोच में बदलाव एक सुखद एहसास है। वैसे भी एक सत्य यह भी है कि हर समाज की अपनी अलग सोच होती है। एक गांववासी की सोच एक नगरवासी की सोच से सर्वथा भिन्न होती है। संतोष वास्तव में उसी ब्यूटी पार्लर की मालकिन के भाई है, अच्छे व्यवहार के मालिक है। जिसमें गौरी काम करती है, उनका खुद का भी एक छोटा मोटा व्यापार है। ईश्वर सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमी तो छोड़ता है। संतोष जी की आंखें भी उस दुखद घटना को याद कर गीली हो जाती है जब उनकी धर्मपत्नी एक दुर्घटना में ईश्वर को प्राप्त हो गई थी। उस समय से लेकर आज तक वह एकाकी जीवन जीते आए हैं। लगता है कि तीनों बच्चों को फिर से संतोष जी के रूप में अपने पिता मिल जाएंगे। लगता तो यही है कि संतोष जी एक अच्छे पिता साबित होंगे। भले ही अभी तक कानूनन रामदीन को मृतक घोषित नहीं किया गया है, फिर भी बच्चों की खातिर गौरी संतोष के साथ परिणय सूत्र में बंध रही है। दूसरी तरफ एक कक्ष में तीनों बच्चे कुछ उदास हैं। तीनों में सुंदर सबसे ज़्यादा भावुक है। आखिर तीनों चुपचाप घर के पीछे की खाली जगह में बैठ गए। दीदी, वास्तव में वो बात किसी को नहीं बतानी है। नहीं, पापा ने मना तो किया है। पर क्या? रिया ने सुंदर का मुंह बंद कर दिया। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं है।
अनेकों बार बच्चों को ऐसे सत्य पता होते हैं जो किसी को पता नहीं हो। अनेकों बार घरों में पड़े पर्दे भीतर का हाल छिपाए रखते हैं। हर पर्दे के उठने का एक उपयुक्त समय होता है। अनेकों बार जब पर्दा उठता है तो अनेकों पूर्व धारणाएं ध्वस्त हो जाती है। यदि बच्चों के लिए पिता एक छत्र है तो पिता संसार में कहीं भी रहे उसकी दुआएं छत्र का काम करती हैं। और यदि पिता दुनिया में ना हो तब लगता है कि उस समय भी उसकी रूह अपने बच्चों की हिफाजत करती है। वह तब तक शांति को प्राप्त नहीं होती जब तक कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना कर ले। गौरी ने संतोष से विवाह कर लिया। गौरी के जीवन में एक साथी आ गया था, पर लगता है कि अभी तक बच्चों ने संतोष को पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बच्चे उससे खींचे खींचे रहते। लगता है कि समय के साथ ही यह दूरी दूर होगी। संतोष बच्चों का अच्छा ध्यान रखता था। बच्चों के पसंद की चीज़ें रोज बाजार से लेकर आता, पर बच्चे उन उपहारों को स्वीकार ना करते। बच्चे मुख से तो कुछ भी ना बोलते, पर उनका व्यवहार अपने सौतेले पिता के प्रति सम्मानजनक ना हुआ। रामदीन दुनिया की नज़रों में कितना ही बेकार पिता था, पर बच्चे उसकी जगह किसी को भी देने को तैयार ना थे। बड़ी रिया से समझदारी की ज़्यादा उम्मीद थी। आखिर वह ऐसी अवस्था में थी कि वह समझ सके कि माँ ने यह निर्णय उन्हीं के भले के लिए लिया है। रिया को चाहिए कि वह माँ के फैसले का सम्मान करे और छोटे भाइयों को भी समझाए, पर रिया तो संतोष से बात भी नहीं करती। आज भी तीनों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे से बात कर अपने दुख बांट लेना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। अनेकों बार मन की बात सही तरह से बाहर निकाल देते हैं। एक बार जब गौरी और संतोष बच्चों को समझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि संतोष वास्तव में उनके हितैषी है, अचानक सुंदर के मुंह से उनके मन की बात निकल गई। रिया ने जब तक उसका मुंह बंद कर दिया, उसे रोकना चाहा, तब तक कुछ शब्द गौरी और संतोष के कान में पड़ चुके। कुछ ही देर में कुछ अलग ही नज़ारा था। बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने को ही संतोष आतुर था और उसके सामने गौरी गिड़गिड़ा रही थी। भले ही वह अपने पति के साथ बेवफाई करती रही थी, भले ही उसने भी संतोष के साथ मिलकर अपने पति रामदीन को मौत की घाट उतारा था, फिर भी गौरी के रूप में स्थित माँ अपने बच्चों को बचा रही थी। इन सबसे अलग तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की कोई रेखा भी नहीं थी, जैसे उनके पिता इस समय उन्हीं के साथ खड़े हों। गौरी को धक्का देकर संतोष जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ा, बच्चों के साथ एक साया देखकर चीख उठा। जिस रामदीन को अनेकों साल पहले उसने गौरी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया था, उसी रामदीन की रूह आज भी बच्चों के साथ अपनी हिफाजत में खड़ी थी। मृत्यु के बाद भी रामदीन आज तक अपने बच्चों की हिफाजत करता आया है। 3 बच्चे घर के पीछे जिस जगह बैठकर कुछ पल बिताते आए हैं, उसी जगह पर कभी संतोष और गौरी ने रामदीन की लाश दबा दी थी। बच्चों की जान लेने को आगे बढ़ रहा संतोष अपनी जान बचाकर भाग गया। गौरी भी डरी सहमी सी रामदीन को देख रही थी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फिर से बता रहा हूँ कि यह बात किसी को मत बताना। जो पर्दा घर पर पड़ा हुआ है इसी तरह पड़ा रहे। संसार यही समझता रहा कि मैं लापरवाह पिता था। संसार में यह पता नहीं चलना चाहिए कि लापरवाह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही गलत रास्ते पर चल चुकी थी। संसार में यही मिथक प्रचारित रहे कि मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा मेरे संदेह का ही नतीजा था। तुम्हारी माँ आखिर तुम्हारी माँ है। मैं नहीं चाहता कि वह जेल जाए और मेरे बच्चे अतीम बन जाए। रिया, तुम्हें तो बता चुका हूँ कि मेरे सारे पैसे, उधार लिए पैसे सब एक बैंक में मैंने जमा कर रखे थे, जिसके नॉमिनी तुम तीनों बच्चे हो। गौरी रामदीन की रूह को ज़्यादा देखती रही। जीवन में रामदीन और गौरी के मध्य कैसे भी मतभेद रहे हो, गौरी के पतन की क्या वजह रही हो, इन सबसे अलग दूसरा सत्य यह भी है कि एक पिता की रूह हर हालत में अपने बच्चों का हित ही चाहती है। निश्चित ही गौरी के इस कृत्य से
रामदीन की रूह भी उसे बदले की आग में तड़पती होगी, पर एक पिता की रूह के सामने बदला लेने की आतुर रूह हार गई होगी। संतोष और गौरी जिस रहस्यमय तरीके से परिणय सूत्र में बंधे, उसी रहस्यमय तरीके से अलग भी हो गए। आज भी समाज रामदीन को एक लापरवाह पिता मानता है और गौरी की तारीफ करते नहीं आगाता है। घर के भीतर अब जब भी तीनों बच्चे अपनी पसंदीदा जगह पर बैठते हैं तो अब गौरी भी दूर से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। बाहर सभी के लिए ये सब बातें एक रहस्यमय है। घर पर एक अदृश्य पर्दा जो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। कहानी की शुरुआत रितिका और उसके परिवार से होती है। वह लोग हाल ही में अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुए थे। रितिका के पापा की तरक्की हो गई थी। कंपनी की तरफ से यह खूबसूरत सा बंगला उन्हें गिफ्ट किया गया था। रितिका के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी सी बहन है। छोटी बहन हर बात पर जिद किया करती है, पर रितिका या उसके माता पिता के समझाने पर वह उनकी बातें मान भी लिया करती है। रितिका को अपने नए घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। वह अपना सामान अभी भी सेटल कर रही थी। घर अभी भी बिखरा पड़ा हुआ था। बहुत सारी चीज़ों को अपनी सही जगह में लगाना बाकी था। रितिका ने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी अलमारी में सारे कपड़े अच्छे से तय करके रख देना चाहिए। इसीलिए बाकी कामों को छोड़कर वह अपने कपड़े को समेटने लगी और उसे ठीक से तय करके अलमारी में रखने लगी। थोड़ी सी देर में ही उसने अपनी अलमारी को अच्छे से सजा दिया। कपड़े अच्छे से एक एक जगह रख दिया था और अलमारी को बंद करके वह बाकी कामों में व्यस्त हो गई। देर शाम को रितिका ने अपने पूरे कमरे को ठीक ठाक सजा लिया था। सभी चीज़ें अपनी जगह पर थी। कमरा काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उस रात रितिका अपने कमरे में बैठे किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सुनैना उसके कमरे में आ जाती है और ढेर सारी शरारतें करने लगती है। वह उसे किताबें पढ़ने नहीं देती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। रितिका सुनैना पर बिगड़ते हुए कहती है कि इतनी रात हो गई है, वह अपने कमरे में जाकर सो जाए। सुनैना अपने कमरे में चली जाती है। नए घर में पहला दिन था। रितिका को नींद नहीं आ रही थी। नया बिस्तर था, नया कमरा था, कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। बार बार वो पलटकर कभी दीवारों को, कभी आसपास की रखी हुई चीज़ों को, सामने खिड़की को देखती और मन ही मन कुछ उदास सी हो जाती। पुराना घर उसे याद आता। फिर वह बाद में अपने मन को समझाते हुए कहती कि पुराने घर को छोड़ना भी जरूरी था, क्योंकि वह घर काफ़ी पुराना हो चुका था। उसे वापस से रीइनोवेट करना बहुत खर्चा हो जाता। वह तो शुक्र है भगवान का कि उसके पापा की तरक्की हो गई थी और कंपनी ने उन्हें यह नया घर दे दिया था। रितिका पहले जहाँ रहा करती थी वह जगह वहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर थी। वह इस बात से खुश थी कि उसे अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर पर जाना नहीं पड़ा। उस रात करीबन 2:30 बज रहे थे जब रितिका की आंख अचानक से खुल गई। उसे अपने कमरे में अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह आवाज़ इतनी तेज थी जैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही तेज कदमों से आवाज़ कर रहा हो। कुछ चलने की आवाज़ थी या फिर पाँवों को घसीटने की आवाज़ जैसे सुनाई पड़ रही थी। रितिका जल्दी से उठती है और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर की तरफ देखती है, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसे वह आवाज़ वापस से सुनाई पड़ती है। तब यह कंफर्म होता है कि वह आवाज़ उसके कमरे से अंदर से ही आ रही थी। वह जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे देखती है कि शायद कोई चूहा तो नहीं, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं होता है। इधर उधर कुछ मिनट्स देखने के बाद यह पता चलता है कि वह आवाज़ उसके अलमारी से आ रही है। वह धीरे धीरे कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ती है और अलमारी को झटके से खोलती है। अलमारी को खोलने के साथ ही साथ वह आवाज़ भी गायब हो जाती है। रितिका अच्छे से कपड़े को उठाकर इधर उधर सब कोनों में ऊपर नीचे सब जगह देखती है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखता है।
उसे काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि अलमारी के दाएं या बाएं ना पीछे कोई खिड़की है। अगर कोई चूहा होता तो उसे जरूर भागते हुए दिखता। यह कहते हुए कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है, मैं ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। सुबह उसकी आंखें खुलती है। रितिका की माँ उसे उठा रही होती है। उससे बोलती है कि वह जल्दी से नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ जाए, अभी बहुत काम बाकी है, हमें मिलकर ही यह सब पूरा करना होगा। रितिका जैसे तैसे उठती है। नहा धोकर वह नाश्ते की टेबल पर जाती है। रितिका की माँ रितिका को बताती है कि शाम को उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया है घर में पूजा पाठ कराने के लिए, इसीलिए पूजा की कुछ सामग्री वह रितिका से मंगवाना चाहती है। रितिका की माँ ने रितिका से पूछा कि वह अकेले चली जाएगी या फिर उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। वह जगह नई थी, बाजार कहाँ है, कौन सी दुकान कहाँ है, यह रितिका को पता नहीं था। फिर भी रितिका ने अपनी माँ से कहा कि वह चिंता ना करे, वह ठीक से पूछते पूछते बाजार तक चली जाएगी और सामग्री ले आएगी। रितिका अपने घर से निकल ही रही होती है कि उसकी छोटी बहन सुनैना उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। ना चाहते हुए भी रितिका को सुनैना को साथ ले जाना पड़ता है। वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर चलने लगती है। रितिका अभी अपने घर से निकली ही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के दूसरी दाएं ओर तरफ ठीक उसकी अलमारी रखी हुई थी, जो कि खिड़की के अंदर से साफ साफ दिख रही थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। रितिका को साफ साफ अपने कमरे की खिड़की से अपनी अलमारी दिखाई दे रही थी। उसने गौर किया कि मानो अलमारी को पकड़े हुए कोई खड़ा हो, एक परछाई, शायद परछाई ना हो, पर वह साफ साफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस अलमारी को पकड़े हुए खड़ा है। एक पल के लिए रितिका अचंभित हो जाती है, अपनी आंखों को मलने लगती है, फिर वापस से देखने की कोशिश करती है। वापस से उसे वह परछाई दिखाई पड़ती है, मानो जैसे एक इंसान उस अलमारी को पकड़े हुए खड़ा हो। रितिका अभी यह सब देख ही रही थी कि उसकी छोटी बहन सुनैना रितिका से बोलती है, दीदी आप चलोगी भी कि यहीं पर खड़े खड़े अपना समय बिताना चाहती हो? जल्दी चलिए, रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ेंगी, आप मुझे एक आइसक्रीम खिलवा दीजिएगा। रितिका वहाँ से मन हटाकर सुनैना का हाथ पकड़कर बाजार की तरफ चल पड़ती है। बाजार में उसे पूजा की सामग्री भी मिल जाती है। वह सुनैना को आइसक्रीम भी खिलाती है और दोनों आइसक्रीम खाते खाते घर आते हैं। वह जल्दी से अपने कमरे में जाती है, अलमारी को ठीक से देखती है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चेक करती है, पूरे कमरे को चेक करती है, पर कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा उसे उस वक्त दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त होता है। रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे हल्का हल्का बुखार आ गया था। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी, वह उठ भी नहीं पा रही थी। रितिका की माँ उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा तो अभी शुरू होने वाली है, चलो पूजा में बैठना है कि नहीं? रितिका अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि माँ मैं बिल्कुल भी पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आराम करना है। शायद जो इतनी भाग दौड़ हुई है इन दिनों में यह उसी का असर है, मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी माँ। रितिका की माँ रितिका की बातें सुन लेती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। वह उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। रितिका अभी आंख बंद करके सोने ही वाली थी कि उसे अचानक से घंटी की आवाज़ आती है और वह मन ही मन सोचती है कि पूजा शुरू हो गई है, अच्छी बात है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है। सब कुछ बहुत ही शांत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भी नहीं है। वह धीरे से उठती है। उठकर वह अपने कमरे से बाहर जा ही रही होती है कि उसे वापस से अपनी अलमारी के बगल में वह परछाई दिखती है। पूरा लग रहा था कि कोई अपने सर को नीचे रखकर अपने दोनों पाँव को पकड़कर बैठा हुआ है। रितिका बिल्कुल डर जाती है। वह बार बार अपने आंखों को मल रही होती है। उसे लग रहा था शायद
या उसका भ्रम है। लेकिन नहीं, जितनी बार वह अपनी आंखों को अपने हाथों से मलती हुई वापस से उस जगह देखती है, वह परछाई उसे साफ साफ दिख रही होती। बार बार उसका वह भ्रम टूट रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाह रही थी, पर बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पा रही थी, मानो जैसे किसी ने उसके गले को बंद कर दिया हो। जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए हिम्मत करती है। वह कपकपाते स्वर में पूछती है, कौन है वहाँ? अलमारी के वहाँ कौन बैठा है? क्या कोई सचमुच है? वहाँ पर कौन है? 3-4 बार पूछने पर वह परछाई उसे उस अलमारी के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। यह देखते ही रितिका को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह इतनी डर जाती है कि वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रितिका की आंखें खुलती है। वह देखती है कि सामने उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन उसे पकड़े हुए हैं। आंखें खोलते के साथ ही उसकी माँ रितिका से पूछती है कि क्या हुआ था बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे बतला देती ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। रितिका रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, पर मैं सच कहती हूँ, उस अलमारी के पास मैंने किसी को बैठे हुए देखा था और वह एकाएक मेरे नज़रों के सामने उस अलमारी के अंदर चला गया। रितिका की माँ कहती है कि मुझे पता है कि सफ़र के दौरान काफ़ी थकावट हुई है, सभी बहुत थक गए हैं, तुम भी काम करके थक गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनाप शनाप बातें करने लगो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रितिका, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। बस थकावट की वजह से ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है और तुम बेहोश हो गई थी। अपने मन को इन सब बातों की तरफ मत भटकाओ, तुम अंधविश्वासी नहीं हो, तुम आज की पढ़ी लिखी लड़की हो। रितिका की माँ रितिका को यह सब समझाते हुए कह रही थी और उसे सांत्वना देते जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने तो घर में पूजा पाठ कराया था, फिर यह घर में भूत प्रेत कहाँ से आएगा? यह बस तुम्हारे मन का वहम है, सब काल्पनिक बातें हैं। अब चुप से शांति से सो जाओ। यह कहते हुए रितिका उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। सुनैना अभी रितिका के पास बैठी ही हुई थी। रितिका उससे पूछती है कि तुम तो मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन हो, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना? सुनैना हाँ में जवाब देती है। सुनैना रितिका से कहती है कि उसने भी 1-2 बार कुछ परछाई सी अपने कमरे में किचन में देखा है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। उसे लगा कि शायद यह उसके मन का कोई भ्रम है, असलियत नहीं है। लेकिन आप भी यह बात कह रही हो तो दीदी यह सचमुच ही सच है। रितिका उन बातों से इतनी डर गई थी कि उसने अपने अलमारी में एक बड़ा सा कवर चढ़ा दिया था। अलमारी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। आसपास ढेर सारे सामान रख दिए थे ताकि अलमारी के साइड से कुछ भी ना दिखे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे अपने कमरे में ही बैठने में डर लगता था। जब भी वह अपने घर से पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती, वह वापस जब कॉलेज से घर आया करती थी तो वह देर तक सुनैना के ही कमरे में बैठकर उसे बातें किया करती थी। रात को जैसे तैसे वह सोने के लिए अपने कमरे में आया करती थी। रितिका का कमरा बिल्कुल साफ था, सब सामान अपनी जगह में ही थी। वह अपने कमरे का इस्तेमाल बहुत कम किया करती थी। सारा वक्त तो वह सुनैना के कमरे में ही बैठी रहती थी। एक रोज़ की बात है जब रितिका ने मन ही मन सोचा कि कल कॉलेज जाने के लिए उसे एक नए कपड़े की ज़रूरत है और नए कपड़े तो सारे अलमारी में ही रखे हुए हैं। उसे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के 1 बज रहे थे। वह बहुत ही हिम्मत करके अलमारी की तरफ बढ़ती है, अलमारी को खोलने लगती है। वह अलमारी से जैसे ही खोलती है उसे एक बहुत ही तेज बदबू सी आती है। वह अपना नाक बंद कर लेती है। सारे धुले कपड़े जैसे मानो सड़ गए हो, उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। लग रहा था जैसे कपड़े बरसों से नहीं धुले गए हो। रितिका रोने लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि इधर आने से पहले ही तो मैंने यह सारे कपड़े को धुलने के लिए दिया था, फिर यह बदबू कैसी? माँ, माँ! वह जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। उसकी माँ दौड़े दौड़े कमरे में आती है और रितिका को कहती है, क्या हुआ बेटी? रितिका अपने सारे कपड़े को दिखाती है, अलमारी को दिखाती है और कहती है, देखिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैंने आपके सामने ही इन सारे कपड़े को धुलने के लिए दिया था,
ये सारे कपड़े धुले हुए थे, तो फिर ये सब इतनी जल्दी खराब कैसे हो गए? मैं पहले दिन से ही कह रही थी कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मेरी बातों को कभी नहीं माना। रितिका की माँ बिगड़ते हुए रितिका से कहती है कि तुम खुद तो बेतुकी बातें बना रही हो, साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी पागल बना रही हो और सारे परिवार को भी परेशान कर रही हो। तुम्हारी बातों से तुम्हारी छोटी बहन काफी डर रही है और कपड़ों में शायद कुछ हो सकता है कि अलमारी साफ ना हो, इसीलिए शायद सब मैले हो गए हो। रितिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसे आभास हो गया था कि उसकी बातों का कोई भी भरोसा नहीं करने वाला है। वह चुप हो जाती है और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, आई एम सॉरी माँ, आपने ठीक कहा, मुझे शायद ज़्यादा थकान हो गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। अब आप सब जाइए, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट में बस इतना ही। आखिर क्यों रितिका को बार बार ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई गड़बड़ी है? आखिर में रितिका को जो परछाई दिख रही है, क्या वह सच में परछाई है या रितिका का कोई भ्रम है? और अगर यह परछाई है भी तो ये रितिका को ही क्यों दिख रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के दूसरे पार्ट को जरूर सुनना। उस रात रितिका बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। वह सिर्फ अलमारी की तरफ ताकते ही जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह सचमुच पागल हो गई है? यह सब वह सोच ही रही थी कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है और रितिका डर के झटके से बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे हिम्मत करके वह अपने कमरे की दरवाजे की तरफ जाती है और दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। वह सीधा सुनैना के कमरे में चली जाती है। सुनैना उस वक्त सो रही थी। वह सुनैना के बगल में जाकर बैठ जाती है। रितिका काफ़ी डर चुकी थी। उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माता पिता तो उसकी बातों का भरोसा कर ही नहीं रहे थे। एक छोटी बहन है जो कि अभी इतनी कम उम्र की है कि उसे इन सब बातों में फंसाया तो नहीं जा सकता। वह डर जाएगी। घर की सबसे छोटी सदस्य है वो, उससे वह क्या मदद ले? बस भगवान से मनाई जा रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। सुबह का वक्त होता है। रोज की तरह रितिका कॉलेज के लिए जाने लगती है। उसने तय किया था कि रोज मर मर के जीने से अच्छा है कि वह इन सब बातों के तह तक जाए, पता लगाए कि आखिर माजरा क्या है। वह उस दिन कॉलेज नहीं जाती है। कॉलेज ना जाने के बदले वह वहाँ के लोकल लोगों से अपने नए घर के बारे में पूछताछ करने लगती है। शायद कहीं ना कहीं तो कोई कड़ी उसमें जरूर छिपी हुई है। कुछ ना कुछ तो पता जरूर ही चलेगा। यह सब सोचते हुए वह वहाँ के लोगों से पूछताछ करने लगती है। वह दिन भर घर के आसपास दूर दूर तक सभी लोगों से पूछताछ की कि क्या वे सब उस घर के बारे में जानते हैं। पहले वहाँ कौन रहता था, उस घर में क्या हुआ था, पर किसी ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया। रितिका उदास और हताश होकर अपने घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि शाम के 5 बज गए थे। वह बहुत ही दुखी थी। इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। अभी वह कुछ दूर चली ही थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है, ठहरो बेटी, शायद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब जानती हूँ। वह तुरंत से पीछे की तरफ मुड़ती है और दिखती है करीबन 50 से 54 वर्ष की वृद्ध महिला उसके सामने खड़ी है। वह रितिका से कहती है कि वह उस घर के बारे में जानती है। कुछ देर पहले रितिका ने किसी एक घर में अपने घर के बारे में पूछताछ की थी। वह लोग तो उसे कुछ बता नहीं पाए थे, पर पीछे बैठे वह वृद्ध महिला सारे बातों को सुन रही थी। वह वृद्ध महिला उस घर की बड़ी थी। रितिका ने जिससे सवाल किया था वह उसके बेटे और बहू थे। रितिका का हाथ पकड़कर वह एक पत्थर के पास ले जाती है, उसे वहाँ बैठाती है और उसे उस घर के बारे में बतलाने लगती है। वह कहती है कि उसके आने से पहले उस घर में एक परिवार रहता था। 2 बच्चियाँ थीं और माता पिता थे। घर में खुशियाँ तो थी, पर बाप पैसे का बहुत ही लालची था। वह हर वक्त अपनी बीवी का अपमान किया करता, बात बात पर उसे छोड़ जाने की धमकी देता। उसकी बड़ी बेटी सोनालिका, जो कि बहुत ही समझदार थी,
पिता के द्वारा किए गए खराब व्यवहार अपनी माँ के साथ वह बिल्कुल भी नहीं देख पाती और अपने पिता से अपनी माँ के लिए लड़ने लगती। बात एक रोज़ की है। मैं उस घर में गई थी क्योंकि सोनालिका की माँ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वह मुझे बहुत ही मान सम्मान किया करती थी। रह रह के वह मुझे अपने घर में बुलाया करती। हम बहुत सारी बातें करते। मेरी खुद की औलाद और बहू, वे लोग तो दिन रात काम में ही बिजी रहते। मेरे बेटा और बहू दोनों ही ऑफिस जाया करते हैं। मैं घर में हमेशा ही बोर होती हूँ। वह तो शुक्र है मैं सोनालिका की माँ से एक दिन मेरी मुलाकात हो गई थी और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह ही मानती थी। एक रोज की बात है, मैं सोनालिका के घर गई थी। वहाँ बहुत ही जोरों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। सोनालिका के पिता सोनालिका की माँ के ऊपर हाथ उठा रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे, उसे बहुत ही अनाप शनाप बक रहे थे। दरअसल सोनालिका के पिता किसी दूसरी महिला से विवाह करना चाहते थे और सोनालिका की माता को छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वह जबरन सोनालिका की माँ को डाइवोर्स पेपर में साइन करवाना चाह रहे थे। साथ ही साथ वह उस मकान को अपने नाम करवाना चाह रहे थे। पर सोनालिका अपने पिता को बहुत ही अनाप शनाप बक रही थी, उसे वहाँ से जाने को कह रही थी क्योंकि सोनालिका की माँ के नाम पर यह बंगला था, वह उसे नहीं देना चाहती थी। वह बार बार अपनी माँ को जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि आप इस बुरे इंसान की बात ना मानिए, आप इस कागज पर साइन मत कीजिएगा, यह हमारा घर है, यह बुरा इंसान इसे हथियार लेना चाहता है, आप इस बुरे इंसान के सामने मत झुकिएगा माँ। सोनालिका यह सब कह ही रही थी कि सोनालिका के पिता सोनालिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ऊपर उसके कमरे की तरफ ले जाते हैं और वापस सोनालिका की माँ के पास आ जाते हैं। वह वृद्ध महिला बतलाती है कि वह उनके बाहर की खिड़की से यह सब देख रही थी, इसलिए उन्हें इन सब बातों का पता है। बाहर वालों की नज़रों में यह एक नॉर्मल परिवार है, पर असलियत सिर्फ मुझे पता था क्योंकि सोनालिका की माँ ने अपने पति के बारे में उसे बहुत बार बतलाया था। सोनालिका की माँ ने बताया था कि उसे दुख इस बात की नहीं है कि उसका पति उसके साथ खराब व्यवहार करता है, बल्कि इस बात का दुख है कि वह अपनी बच्चियों को भी जरा सा भी मान सम्मान नहीं देता है। वह वृद्ध महिला बताती है कि उनसे यह सब देखा नहीं गया था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और पुलिस को बुलवाने के लिए कहा। पुलिस सोनालिका के घर में आ जाती है और सोनालिका के पिता को पकड़कर ले जाती है। मैं दूसरे दिन सोनालिका की माँ से मिलने के लिए जाती हूँ, पर वह लोग घर छोड़कर कहीं जा चुके थे। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी उनकी जानकारी लेने के लिए, पर वहाँ मुझे पता चलता है कि सोनालिका के पिता ने अपनी पत्नी संध्या से माफ़ी मांग ली थी और वे लोग वापस अपने घर चले गए थे। मैं कुछ दिन तक संध्या से मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी, पर मुझे घर के बाहर ताला ही दिखता। मैं उसके फ़ोन में फ़ोन मिलाया करती, पर हमेशा स्विच ऑफ ही मिलता। इतने वर्षों बाद किसी ने उस घर के बारे में पूछताछ की। मुझे बहुत अजीब लगा, मैं रह नहीं पाई, इसीलिए तुम्हें यह सब बतलाना जरूरी समझा। पर यह तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उनके परिवार में से किसी को भी या किसी व्यक्ति को जानती हो क्या? रितिका ने ना में सर हिलाती है और उससे बतलाती है कि वह हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुई है। कुछ दिन से बहुत अजीब अजीब घटना उसके साथ हो रही है, जिसका जवाब उसे खुद को नहीं पता, इसलिए वह दर दर भटक रही थी जवाब पाने के लिए। आपने मुझे बहुत कुछ बतलाया, पर अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह उस वृद्ध महिला से अलविदा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। रितिका अपने घर पर आती है। घर पर कोई आया हुआ था, उसके पिता के बॉस घर पर आए हुए थे। रितिका उन्हें देखती है और उन्हें नमस्ते करती है। रितिका के पिता अपने बॉस से रितिका को मिलाते हुए कहते हैं कि यह मेरी बड़ी बेटी है, बहुत ही समझदार है, अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस जर्नी के कारण। वह ऐसा अपने बॉस से कहते हैं। रितिका अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर वह अपने अलमारी से कपड़ों को निकालने के लिए अलमारी को खोलती है। एक पल के लिए रितिका भूल गई थी कि वह अब इस अलमारी की तरफ जाती भी नहीं है। वह तो कॉलेज से आकर सीधा अपनी बहन सुनैना के कमरे में चली जाती थी। वह बहुत सारी बातों को अपने मन में सोच रही थी। वही सब बातें
जो उसको उस वृद्ध महिला ने इस घर के बारे में बताई थी। यही सब सोचते सोचते उसके दिमाग से बात निकल गई। वह अपने कमरे में अब ज़्यादा नहीं बैठा करती, ना ही अलमारी की तरफ जाया करती। पर रितिका ने अलमारी खोल ही दिया था। अलमारी में कपड़े भी रखे हुए थे। कपड़ों में बदबू तो नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने सारे कपड़े को लॉन्ड्री में धुलने के लिए बहुत पहले ही दे दिए थे। वह कपड़े लेने के लिए अपना हाथ अभी बढ़ाई ही थी कि अचानक से किसी काली परछाई ने उसका हाथ जोरों से पकड़ा और उसे अलमारी की तरफ अंदर दे फेंका। रितिका जोर से चिल्लाने लगती है। अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। अलमारी के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था। वह खड़े खड़े अलमारी में बहुत जोरों से हाथ पैर मार रही थी, पर अलमारी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका दम घुटने लगा था। वह जोर जोर से अपनी माँ को, अपने पापा को बुला रही थी, पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अचानक से वह देखती है कि सामने ठीक उसके एक लड़की बैठी हुई है, जिसका चेहरा, जिसका पूरा शरीर ही काला पड़ चुका है। वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। लंबे लंबे बाल थे, आंखें बिल्कुल ही लाल थी, रितिका जैसे अब मरने ही वाली थी। वह बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। उसे देखकर वह लड़की भी उसे एकटक देखे जा रही थी। रितिका को उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि भगवान जल्दी से उसके प्राण ले ले, ताकि इतनी भयानक दृश्य वह देख ना पाए। वह जोर से उस परछाई से पूछती है, उस लड़की से पूछती है, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? बार बार तुम मुझे क्यों दिख रही हो? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ। आखिर कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। रितिका अभी जोरों से इन सब बातों को कह रही थी कि अचानक से अलमारी का दरवाज़ा खुलता है। वह देखती है कि उसके पिता के वही बॉस उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल रहे हैं। वह दृश्य रितिका को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके बॉस काफ़ी यंग दिख रहे थे, और जिस लड़की को उसने एक काली परछाई, एक भूत के तौर पर देखा था, वह लड़की भी बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। बस वह उस वक्त बेहोश थी। वह देखती है कि रितिका के बॉस उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह उठती नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह मर गई थी। वह देखती है कि वह आदमी उस लड़की को लेकर, उठाकर एक ब्रीफकेस में रख देता है और उसे लेकर कहीं जा रहा होता है। रितिका जल्दी से निकलकर उसके पीछे जाती है। वह देखती है कि ब्रीफकेस सहित वह इंसान उस लड़की को पास ही के एक लेक में फेंक देता है और घर की तरफ चला जाता है। वह इंसान रितिका के पिता के बॉस ही है, और वह जल्दी जल्दी घर से कुछ सामान उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और वह गाड़ी में बैठे कहीं चले जाते हैं। अचानक से रितिका अपनी आंखों को खोलती है। वह देखती है कि अभी भी वह उस वक्त उस अलमारी में है, और उसके ठीक सामने वह लड़की भी है। वह लड़की रितिका से कहने लगती है कि वह इंसान मेरा पिता है, जिसने मेरी हत्या की थी। उसने जबरन इस अलमारी में मुझे बंद कर दिया था और मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। उसने मेरी माँ को महिला आश्रम में छोड़ दिया है और मेरी छोटी बहन सुनैना को दूर बाहर देश में अकेले सड़ने के लिए रख दिया है। उसे वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है। वह काली परछाई और कोई नहीं, सोनालिका है। रितिका को अब यह सब समझ में आ गया था। रितिका रोते हुए कहती है कि वह उसकी मदद जरूर करेगी, पर कैसे? अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है और रितिका अलमारी से बाहर आ जाती है। वह जोर से सांस लेने लगती है। वह बिल्कुल मरने की हालात में थी, पर फिर भी जैसे तैसे वह सोनालिका की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे क्या करना होगा, तुम मुझे बतला दो। सोनालिका रितिका से कहती है कि वह उसके पिता को यहाँ इस कमरे तक ले आए, बाकी उसे कुछ नहीं करना होगा। रितिका की हालत बहुत खराब थी। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और कमरे के नीचे की तरफ जाने लगती है। वह अपने पिता को आवाज़ लगाती है। उसके पिता रितिका की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, और उनके साथ उनके बॉस वही सोनालिका के पिता मनीष भी दौड़े हुए रितिका के पास चले आते हैं। रितिका के पिता वीरेंद्र रितिका को उठाकर कमरे पर ले आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। डॉक्टर को फ़ोन करते हैं।
डॉक्टर बस आने ही वाले होते हैं। जैसे ही डॉक्टर आ जाता है, वीरेंद्र डॉक्टर को लेने के लिए नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब इस कमरे में सिर्फ रितिका और सोनालिका के पिता मनीष थे। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और घर में रखी हुई वह अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है। मनीष यह सब देखकर बिल्कुल डर जाता है और दरवाजे की तरफ जाकर भागने की कोशिश करने लगता है। वह दरवाज़ा पीटता है पर दरवाज़ा 10 से मस नहीं होता है। एकाएक देखते ही सोनालिका मनीष के सामने आ जाती है। उसका भयानक चेहरा देखकर मनीष बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम तो मर चुकी थी। सोनालिका कहती है, हाँ मैं मर चुकी थी और आप ही ने मुझे मारा था। मेरी मृत्यु के जिम्मेदार आप ही थे। आप ही के कारण मुझे मेरी माँ और मेरी बहन को इतना दुख झेलना पड़ा था, लेकिन अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको भी मार डालूंगी। मनीष हाथ जोड़कर सोनालिका से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वह अपने गुनाह कबूल कर लेगा, बस वह उसे छोड़ दे। सोनालिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह मनीष का पांव पकड़ती है और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से बाहर की तरफ ले जाने लगती है। वीरेंद्र बिल्कुल चौंक गया था। वह मनीष के पीछे पीछे भागने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनीष को आखिरकार कौन खींच करके ले जा रहा है। वह बिल्कुल हवा में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मनीष के साथ वह डॉक्टर भी थे। वे भी मनीष की हालत को देखकर काफ़ी चौंक गए थे। एकाएक देखते देखते मनीष को किसी ने मानो जोर से सामने के लेग पर फेंक दिया हो और वह देखते ही देखते उस लेग में डूब जाता है। वीरेंद्र पुलिस को बुलाता है और सारी बात उन्हें साफ साफ बतलाता है। पहले तो पुलिस उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, पर वीरेंद्र के लाख समझाने पर पुलिस उनकी बातों को मान लेते हैं और छानबीन करने लगते हैं। कुछ दिनों की छानबीन के बाद पुलिस मनीष की पत्नी संध्या और उसकी छोटी बेटी सुनैना का पता लगा लेती है। बात साफ थी, मनीष एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसने पुलिस के सामने तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से माफ़ी मांग लिया था, पर बाद में उसने जो भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ किया वह बहुत ही भयानक था। रितिका ने भी पुलिस को सारी बात बताई थी। रितिका ने यह भी बताया था कि सोनालिका को सामने के लेक में ब्रीफ केस में बंद करके फेंक दिया था। पुलिस उस लेक को अच्छे से छानबीन करती है। गोताखोर को बुलाया जाता है। पहले मनीष की लाश मिलती है और फिर कुछ दिनों की छानबीन के बाद उन्हें वह ब्रीफ केस भी मिलता है जिसमें सोनालिका की लाश थी। मनीष की पत्नी संध्या और उसकी छोटी बेटी सुनैना वीरेंद्र के घर आते हैं। वह रितिका से मिलती है। रितिका उन्हें पूरी बात साफ साफ बतलाती है। रितिका की बातें सुनकर सोनालिका की माँ संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह रितिका को बतलाती है उसने मनीष से बहुत बार सोनालिका के बारे में पूछताछ की, बहुत बार पूछा। जिस दिन वह लोग इस घर को छोड़कर जाने वाले थे उस दिन भी संध्या ने इसके बारे में पूछा था, पर मनीष ने कहा था कि गुस्से में आकर वह घर छोड़कर चली गई है, अब कभी नहीं आएगी। मुझे पहले से ही उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, पर मैं क्या करती, उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाती। मनीष ने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद ही मुझे मेरी छोटी बेटी सुनैना से अलग कर दिया था। मुझे जबरन महिला आश्रम छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह मेरी छोटी बेटी सुनैना को जान से मार देगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी बड़ी बेटी सोनालिका को बचा नहीं पाई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वह अभी भी यहीं कहीं है, वह मेरी बातों को जरूर सुन रही होगी। वह जहाँ भी रहे खुश रहे। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं और उसकी छोटी बहन अब बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दुख नहीं है, वह हमारी चिंता बिल्कुल ना करे। यही सब कहते कहते संध्या जोर से रोने लगी। रितिका की माँ संध्या को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि सोनालिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप खुश रहेंगे तो वह भी खुश रहेगी। रितिका अपने कमरे में अब इत्मीनान से रहती है। उसे अब किसी भी बात का डर नहीं है। वह खुश थी यह सोचकर कि सोनालिका की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी होगी। सब कुछ अब ठीक था।
अब वह अपने अलमारी को भी बिना डरे अच्छे से यूज़ कर रही होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से जितने भी डरावनी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो जल्दी जल्दी हेडफोन लगा करके तैयार हो जाओ। कहानी को शुरू करते हैं। आंगन में बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। चारों तरफ चहल पहल थी, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आखिर चहल पहल हो भी क्यों ना, राम किशन जी की इकलौती बेटी की शादी जो है। अरे संतू, जरा जलपान की व्यवस्था करवाओ मेहमानों के लिए, और हाँ, कूलर भी मंगवा लेना किराए पर। राम किशन जी ने संतू को आवाज़ लगाई। राम किशन जी कुमकुम के पिता और संतू कुमकुम की माँ थी। कुमकुम इनकी इकलौती बेटी है। रामू, जरा बिजली वाले के यहाँ से कूलर ले आ और बोल देना हिसाब करके सारा पैसा चुका देंगे, संतू ने कहा। रामू को समझाकर संतू मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था करवाने लग गई। इधर कुमकुम की मेहंदी लग रही थी। बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदर से बेचैन भी है। बेचैन आखिर हो भी क्यों ना, शादी जो हो रही है। उसे बेचैन देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा बोली, क्या हुआ बन्नो रानी, क्यों बेचैन हो रही हो? कुमकुम ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, अजीब से लग रहा है। पता नहीं विराज के घर वालों को मैं कैसे संभालूंगी, पता नहीं कैसा होगा मेरा ससुराल, पता नहीं कैसे लोग होंगे ससुराल में, पता नहीं मैं उनको संभाल भी पाऊंगी या नहीं। विराज उसका होने वाला पति था। तब प्रेरणा कहती है, तो इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, तू है ही इतनी प्यारी और समझदार भी, सब संभाल लेगी, देखना सब अच्छा ही होगा। प्रेरणा ने उसे तो समझा दिया, लेकिन खुद बेचैन हो गई। पता नहीं कैसे रहेगी ये वहाँ पर, कैसे लोग होंगे। लेकिन जो भी हो, हमारी कुमकुम है ही इतनी प्यारी कि सब अच्छे से संभाल लेगी। फिर प्रेरणा ने भी मेहंदी लगवाई और सबने भी लगवाई। फिर नाच गाने में व्यस्त हो गए। शादी का दिन भी आ गया, सब काम अच्छे से निपट गए। कुमकुम की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसका स्वागत अच्छे से किया गया। गिरह प्रवेश की रस्म बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। शाम होते ही उसे विराज के कमरे में भेज दिया। बहुत ही नर्वस हो रही थी वो, सोच रही थी कि पता नहीं उनका स्वभाव कैसा होगा। कुछ देर बाद विराज भी कमरे में आ गया और दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। उसने मीठे में लौकी का हलवा और खीर बनाई थी। सबको उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। सबने कुमकुम को नेक दिया। उसके बाद सब मेहमान चले गए थे। शादी के कुछ दिन बाद विराज उसे उसके मायके पग फेरे की रस्म के लिए लेकर गया। वहाँ भी सब रस्में अच्छे से हो गई। फिर दोबारा विदा होकर ससुराल आ गई। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो उसके पिता ने उसे बहुत दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लालची लोगों को वो कम ही लगता है। ससुराल वाले उसके साथ मार पिटाई करने लगे, लेकिन उसने एक बार भी अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जब भी घर से फ़ोन आता तो ससुराल वाले खुद के सामने बात करवाते थे, कहीं ये उनको कुछ बताए तो नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसके साथ फिर भी मार पिटाई की जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे बच्चा चेक करवाने को बोला और कहा कि अगर लड़की हुई तो इसे गिरवाना होगा। कुमकुम बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उन जालिमों पर कहाँ कुछ असर होने वाला था। उसे हॉस्पिटल ले गए और चेकअप करवाया। गर्भ में लड़की थी, उसे गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात कुमकुम घर से भाग गई। भागते भागते वह गांव जाने वाले रास्ते पर आ गई। उस रास्ते पर वह चली जा रही थी कि पीछे से उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कार आ रही है। उसने उस कार वाले से सहायता लेने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर वो डर गई। वो ये सब सोच ही रही थी कि वो कार उसके पास आकर रुक गई। कार में जो लड़का बैठा था उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो लड़का उसका कॉलेज फ्रेंड युवराज था। उसने कुमकुम को इस हालत में देखा तो हैरान रह गया और बोला, कुमकुम तू यहाँ इस हालत में, क्या हुआ तुझे? इस वक्त कहाँ जा रही है? फिर कुमकुम ने बोला, कितना बोलता है तू,
पहले मुझे गाड़ी में बैठा, फिर बताऊंगी तुझे सब कुछ। युवी ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोला और कुमकुम को अंदर बैठाया। कुमकुम ने अंदर बैठने के बाद उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। युवी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, वहाँ चलते हैं। कुमकुम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गई। युवी के घर पर युवी की माँ कुमकुम को देखकर बहुत चौंक गई, लेकिन फिर उसे अंदर बैठाया, पानी पीने को दिया। फिर उससे पूछा, बेटी क्या हुआ है, तो इस हालत में यहाँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है? कुमकुम ने उन्हें सब कुछ बताया। युवी की माँ ने उसे घर पर फ़ोन करके बताने को कहा। कुमकुम ने घर पर फ़ोन करके बताया तो सबके होश उड़ गए, लेकिन कुमकुम ने उन्हें बताया कि वह युवी के घर पर है तो उन्हें थोड़ा सा संतोष हुआ कि वो अब सेफ है। कुमकुम को युवी की माँ ने खाना खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन सुबह कुमकुम के माँ बाप उसे घर ले गए। विराज और उसके परिवार वालों ने कुमकुम को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय बाद विराज की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी गई। कुमकुम ने सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। उस बच्ची को कुमकुम के माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया। उस बच्ची का नाम कुमुद रखा गया। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी वह। विराज के घर पर उसकी दूसरी बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया करण। समय के साथ दोनों बच्चे अपने अतीत से अनजान बड़े हो रहे थे। दोनों के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों को शहर भेज दिया गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए। दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जब भी कॉलेज में कुमुद को कोई छेड़ता था तो करण दीवार की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता था। कॉलेज में करण की इमेज काफ़ी अच्छी थी। कुमुद आलेख नाम के लड़के को पसंद करती थी। करण कुमुद को मुंह बोली बहन मानता था। धीरे धीरे करण बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। कुमुद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कुमुद ने उससे बात करना बंद कर दिया। करण को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। सभी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन सब बेअसर ही होता था। एक दिन करण एक होटल में बैठा था कि उस पर उस होटल के मालिक की नज़र पड़ी। वो होटल का मालिक होटल की आड़ में काला धंधा करता था। उसने करण को देखा तो उसके पास जाकर बोला कि तुम मिस्टर विराज के बेटे हो ना? करण हैरान रह गया कि ये उसे कैसे जानता है। उसे ऐसे देखते हुए देखकर होटल मालिक बोला कि मैं तुम्हारे पापा का कॉलेज फ्रेंड हूँ। फिर वो बातें करने लगे। बातों बातों में होटल मालिक ने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो इस होटल में काम कर सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा तो सोच रहा हूँ कि इस होटल का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूँ। ये सुनकर करण बहुत खुश हुआ। उसने उनसे बोला कि वो घर पर पूछ के बताएगा। होटल मालिक ने उसे मना कर दिया कि घर पर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा को वो मना लेगा। करण ने हाँ कह दिया। करण बहुत खुश हुआ और घर आ गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बताना उचित समझा। होटल मालिक यही तो चाहता था कि कैसे भी करके विराज को बर्बाद करना है, क्योंकि होटल मालिक भी उसी के गांव का रहने वाला था। एक दिन उसके काले धंधे का विराज को पता चल गया था और उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन अब वो उसके बेटे का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जाना चाहता था, इसलिए उसने करण को ये सब कहा था। जब करण ने अपने पिता से रुपए मांगे तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद उसे कोई पैसे नहीं मिलेगा। करण ने कहा कि उसे मंजूर है। उसे पैसे दे दिए गए। वो पैसे लेकर होटल मालिक के पास पहुंचा और उसे पैसे देकर बोला कि अब मैं भी इस होटल का मालिक हूँ, तो अब तो बताओ मुझे क्या काम करना है। होटल मालिक ने बोला, वो सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, उसमें कुछ सामान है, इसको इस एड्रेस पर पहुंचाना है। करण बोला ओके। करण गाड़ी लेकर निकल गया। उसे ये पता ही नहीं था कि इस गाड़ी में सामान है क्या। जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, आगे पुलिस की नाकाबंदी थी। करण ने विश्वास राव, जो होटल का मालिक था, उसको फ़ोन करके बताया कि आगे पुलिस की नाकाबंदी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। विश्वास राव बोला कि गाड़ी लेकर वापस आ जाए। जैसे ही करण ने गाड़ी वापस घुमाई, एक पुलिस वाले की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी।
उसने साथ ही पुलिस वाले को बोला कि साहब लगता है कोई गड़बड़ है। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो उसमें भारी मात्रा में ड्रग्स के पैकेट मिले। पुलिस वाले ने करण को देख लिया था तो उसकी फोटो सोशल मीडिया और हर जगह पे फैला दी गई। अगर कोई इसे देखता है तो पुलिस को सूचित करे। करण भागता हुआ घर आया तो विराज ने उसे घर से निकल जाने को कहा क्योंकि उसने टीवी पर न्यूज़ देख ली थी। करण को घर से निकल जाने को कहा तो विराज की मां ने करण का पक्ष लेते हुए कहा कि बेटा इसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है, तो मत कर ऐसा। तो विराज बोला कि मां आपकी वजह से ही ये तो हाथ से निकल गया है, अब पता नहीं और क्या कुछ सहना पड़ेगा। विराज ने फैसला लिया कि वो खुद पुलिस को फ़ोन करके करण को गिरफ्तार करवाएगा। उसने कुछ नहीं कहा और अंदर कमरे में चला गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस करण को गिरफ्तार करके ले गई। इधर जब कुमुद को पता चला कि उसके मुंह बोले भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसने उससे मिलने की सोची। कुमुद उससे मिलने गई। कुमुद ने करण से पूछा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो करण ने उसे सारी बात बता दी, साथ में विश्वास राव के बारे में भी बता दिया। कुमुद ने उससे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसका केस लड़ेगी। कुमुद ने लॉ की पढ़ाई की थी। कुमुद ने इस बारे में आलेख से भी बात की तो आलेख बोला कि जहाँ तक मैं करण को जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगा, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है। क्या आलेख और कुमुद इस इंसान का पता लगा पाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कुमुद करण को इंसाफ दिला पाएगी? क्या होगा इसका अंजाम? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। कुमुद आलेख की बात से सहमत थी। उसने इस केस की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। एक दिन वो बैठी इस केस के बारे में कुछ स्टडी कर रही थी तो विश्वास राव आया और उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हुए बोला कि ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कीजिए। कुमुद ने पैसे से भरा बैग उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं ऐसी वैसी वकील नहीं हूँ जो चंद पैसों के लालच में आकर बिक जाऊंगी। विश्वास राव बोला कि मैं ये पैसे देकर आपको खरीद नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपके सगे भाई को छुड़वाने के लिए दे रहा हूँ। कुमुद ने जब उसके मुंह से करण के लिए सगा भाई शब्द सुना तो हैरान रह गई। कुमुद ने दोबारा उससे पूछा कि क्या क्या कहा तुमने? सगा भाई, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास राव बोला कि ये तो तुम्हारे पापा से ही पूछना कि करण तुम्हारा सगा भाई कैसे है। कुमुद ने बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ, और रही बात करण की तो करण मेरा मुंह बोला भाई है, उसको तो मैं छुड़वा लूंगी और असली अपराधी को भी सजा दिलवाऊंगी। विश्वास राव उठकर चला गया। कुमुद ने घर आकर अपने पापा, वो अपने नाना को पापा मानती थी, उससे पूछा कि ये विराज कौन है। उसके पापा उसके मुंह से विराज का नाम सुनकर हैरान रह गए और बोले कि होगा कोई। कुमुद ने कहा, पापा मैं सच जान चुकी हूँ, आज विश्वास राव आया था मेरे पास, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। कुमुद अपने पापा के गले लग के रोने लगे। उसके पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि तू इस वक्त केस पर ध्यान दे, ऐसी बातें करने का समय नहीं है मेरे बच्चे। कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। विश्वास राव भी वहीं पर बैठा था और सभी घरवाले भी थे। विराज और उसकी पत्नी विराज के माँ बाप भी थे। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर विश्वास राव को सजा हुई। करण को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट के बाहर करण के पिता विराज ने कुमुद के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। कुमुद ने कहा, एहसान कैसा, ये मेरा भी तो कुछ लगता है। विराज ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब कुमुद कहती है, इसमें समझने वाली क्या बात है, यही कि ये मेरा भाई है। विराज उसके मुंह से करण के लिए भाई शब्द सुनकर हैरान रह गया। कुमुद ने उसे सारी बात कह सुनाई कि वो कुमकुम की बेटी है। कुमकुम का नाम सुनते ही विराज चौंक गया। करण की माँ ने आगे आकर कहा कि बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू भी तो हमारी बेटी है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। कुमुद ने कहा, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? सरस्वती जो करण की माँ थी उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, सगी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तेरी माँ ही ना। विराज की तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों जी क्या कहते हो?
तो विराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सभी घर आए। कुमुद भी विराज के साथ उसके घर आ गई। कुमुद के नाना नानी भी आ गए। सब ने पुराने गीले सिकवे दूर किए, एक दूसरे के गले मिले। कुछ दिनों बाद कुमुद और आलेख की शादी कर दी गई। सभी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन विराज को आज बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने कुमकुम को मारा है। कुमुद ने उन्हें समझाया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी हालात ही ऐसे थे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो खुशी खुशी विदा करो मुझे। मेरे पास 3 दिन माएँ हैं, और क्या चाहिए। सबने नम आंखों से कुमुद की विदाई की। आखिर पछतावा का प्रायश्चित कुमुद ने करवा ही दिया विराज को। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे से आने वाले जितनी भी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की एक्सपीरियंसेस है और आप चाहते हो कि मैं उस स्टोरी को अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।